लास्ट क्लास में हमारा फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन खत्म हो गया था। ठीक है, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। उसके बाद हमने एसिड रिएक्शन इन मोनो सब्स्टिट्यूशन एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दोनों में देख लिया है। ठीक है, यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो या मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, आपको ये याद नहीं रखना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। यू हैव टू शो इंक्रीज और डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्जेस शो करिए। जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल नहीं जा रहा होगा, यहाँ भी नहीं जा रहा होगा। तो ऑलवेज शो द चार्जेस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद polyalkylation polyalkylation in Friedel-Crafts reaction। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो हमने देखा था, वहां पर एक ड्रॉबैक हमने देखा था कि कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है। दैट वाज वन ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि यू कैन नॉट जस्ट ऐड वन अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए हमने इथाइल क्लोराइड ले लिया एंड AlCl3। ठीक है, तो प्रोडक्ट सबको पता है, इथाइल जुड़ जाएगा यहाँ पे। इथाइल में कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है, तो यू विल गेट इथाइल हियर। ठीक है, अब इस इथाइल में क्या है, दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बेंजीन और इथाइल बेंजीन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सो दिस इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है वो कम रिएक्टिव है और प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है। तो फिर से बेंजीन से रिएक्ट करने के बजाय जो इथाइल क्लोराइड है, जो कार्बोकेटायन आपका बनेगा, वो बेंजीन की जगह यहाँ से रिएक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यू विल गेट मल्टीपल अल्काइलेशंस एंड दैट इज अ ड्रॉबैक कि अगर आप सिर्फ एक इथाइल लगाना चाहते हैं तो दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन। यहाँ इथाइल आ गया। ठीक है, एंड वी गोट इथाइल एंड इथाइल। अब देखिए यहाँ पर ये एक्टिवेटिंग था, दिस इज इवन मोर एक्टिवेटिंग। अब आप एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और लगा रहे हैं तो यहाँ पर फर्दर रिएक्शन भी आगे हो सकती है। ठीक है, तो यू विल गेट इवन मोर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मल्टीपल अल्काइलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इथाइल और अल्काइल ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग इन नेचर। तो यू कैन नॉट जस्ट पुट वन CH3 ग्रुप और वन R ग्रुप। ठीक है, so that is a drawback in this reaction. So we have two drawback. One is carbocation rearrangement. Second is polyalkylation. ठीक है, Friedel-Crafts alkylation में दो drawback। Now पहला drawback हमने क्या सॉल्व करा था? This was by Friedel-Crafts acylation। तो अब देखते हैं Friedel-Crafts acylation में भी क्या ये प्रॉब्लम है। Polyacylation in Friedel-Crafts acylation। Let's see क्या इसमें ये प्रॉब्लम होगी, यस और नो। लेट्स चेक। तो यहाँ पर मैंने एक बेंजीन ले लिया। बेंजीन में हमने CH3CO ले लिया, CH3CO Cl एंड AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा COCH3 जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M ग्रुप। सो इट इज डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराना चाहेंगे, फर्दर आप जब रिएक्शन कराना चाहेंगे AlCl3 का, तो यू डोंट गेट एनी रिएक्शन फ्रॉम दिस प्रोडक्ट।
रीजन क्या है कि भाई आपका ज्यादा रिएक्टिव बेंजीन यहाँ बैठा हुआ है, दिस बेंजीन इज मोर रिएक्टिव, इस डीएक्टिवेटेड कंपाउंड से तो बेटर ही है, एंड दिस इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू बेंजीन, तो बेंजीन ही दोबारा से रिएक्शन करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर पॉलीएसाइलेशन विल नॉट हैपन, पॉलीएसाइलेशन will not happen due to this electron withdrawing nature। ठीक है, तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन दोनों ही टर्म्स में बेटर है, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं है और पॉली असाइलेशन भी नहीं है। सो बोथ द ड्रॉबैक्स कैन बी सॉल्व, बोथ द ड्रॉबैक्स ऑफ फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई बात मल्टीपल असाइलेशन और अल्काइलेशन। तो अल्काइल ग्रुप्स में मल्टीपल लग सकते हैं, असाइल में देर इज नो मल्टीपल असाइलेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई, sorry minus m as well as minus I। Now let's see, if you want to prepare toluene, preparation of toluene, इसमें फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन यूज करें या असाइलेशन, दोनों करके देख लेते हैं। अगर आपको फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन यूज करना है तो यू हैव टू टेक CH3Cl AlCl3। यहाँ पे आपकी जो यील्ड होगी वो खराब होगी, ठीक है, बिकॉज यू हैव मिथाइल कार्बोकैटायन, इट इज वेरी अनस्टेबल, देर इज नो स्टेबलाइजिंग फैक्टर हियर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, प्लस आई इफेक्ट भी नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है, देयर इज नथिंग देयर टू स्टेबलाइज इट। तो यहाँ पर कोई अच्छी यील्ड आपको नहीं मिलने वाली है, बिकॉज CH3 कार्बोकैटायंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक, इजीली नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से टोलुइन बना सकते हैं बट यील्ड का प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। व्हाट अबाउट असाइलेशन, असाइलेशन में तो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो असाइलेशन जब आप कराएंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे यू हैव टू टेक वन कार्बन वाला क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, दिस यू हैव टू टेक। ठीक है, पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है, दिस HOCl इज अनस्टेबल। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे HOCl होगा, दिस विल इमीडिएटली कन्वर्ट टू HCl एंड CO। ठीक है, this will convert to HCl and CO। So this compound you cannot take it like a reagent because it's not very stable compound। So acylation won't work, alkylation will work but it will not work very well। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, यहाँ पर आप ले सकते हैं HCl plus CO एंड यू विल गेट बेंजल्डिहाइड, जिसको फर्दर आप रिड्यूस करके टॉलुइन बना सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज है, HCl से H प्लस आया, दिस H प्लस विल ज्वाइन, क्या बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। और थोड़ा याद करिए आपकी, यही तो हमें चाहिए, दिस इज ऑल वी नीड। ठीक है, इसने यहाँ रिएक्शन कर ली, -H प्लस। सो यहाँ पर जो ये कार्बोकैटायन जनरेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो रहा है, HCl plus CO कॉम्बिनेशन से हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस CHO यू कैन रिड्यूस टू मेक टॉलुइन, यहाँ पे आप क्लेवेंसन रिडक्शन करा दीजिए जिंक HgHCl, तो यू विल गेट टॉलुइन। ठीक है, तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में
बेंजाइल्डिहाइड बन रहा है HCl प्लस CO यूज करके, जो कार्बोकेटायन आप यहाँ पर नहीं बना पा रहे थे बिकॉज दिस कंपाउंड वाज अनस्टेबल। तो आपने बस ये रिएजेंट ले लिया HCl प्लस CO, तो दिस कार्बोकेटायन कैन बी इजिली फॉर्म नाउ। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। पॉलीएसाइलेशन, पॉलीएसाइलेशन एंड पॉलीअल्काइलेशन।
ये सबने लिख लिया है? यस सर। इसको हटा देते हैं हम। Now let's see free radical reactions. Free radical reactions in alkenes. अल्केन्स में हमने फ्री रेडिकल रिएक्शन देख ली थी, अल्कीन्स में हमें देखना है। तो फर्स्ट वी कैन सी एडिशन रिएक्शन में पहले हम देख सकते हैं खराश इफेक्ट और ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। आपको याद होगा जब हमने अल्कीन में HBr के एडिशन की बात करी थी, तो हमने बोला था कि यहाँ पर आपका मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है और हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो यू विल गेट मार्कोनिको प्रोडक्ट। रीजन क्या था मार्कोनिको प्रोडक्ट बनने का? कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है यहाँ पर, तो यू विल गेट स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है, एंड देन Br-, तो ये आपका मार्कोनिको प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप कराएं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, HBr पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब रीजन क्या है इसका? द रीजन इज पेरोक्साइड डालते ही आपकी रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या था? कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। यहाँ पर आपके पास पेरोक्साइड में यू विल हैव फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहाँ HBr पेरोक्साइड से होगा क्या? तो पेरोक्साइड में आप यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड ले लीजिए, ये हमारे पास पेरोक्साइड है। अब देखिए पेरोक्साइड में होमोलिटिक फिजन इजी होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें से, इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया, तो व्हाट यू विल गेट -CO2, you will get phenyl radical, इस साइड बनाते हैं इसको, you will get phenyl radical, ठीक है। अब फिनाइल रेडिकल के बाद आया HBr, H एंड Br, तो यहां से इसने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया? बेंजीन प्लस Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा? This Br free radical will attach itself to alkene, ठीक है। यहाँ पे Br free radical आया, ये दो जगह रिएक्शन कर सकता है, इधर यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, आइदर हियर और हियर, तो विल गेट टू फ्री रेडिकल्स, CH2 फ्री रेडिकल
ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री वाला, और ये लेस स्टेबल है। इट्स नॉट 3 डिग्री एक्चुअली, इट्स 2 डिग्री रेडिकल। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इससे बनेगा। ठीक है, तो यहां से HBr, ये फ्री रेडिकल HBr से हाइड्रोजन ले लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, you will get bromine free radical which can again start doing the reaction। तो एक बार ये इनिशिएशन हो गया यहाँ पे, उसके बाद प्रोपोगेशन यहाँ पर इजीली होता रहेगा। ठीक है, तो यू विल नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH हाइड्रोजन CH2 एंड Br, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो देखिए दोनों ही रिएक्शंस में स्टेबल इंटरमीडिएट जो है वहीं से प्रोडक्ट बन रहा है, बट द इंटरमीडिएट हैज बीन चेंज, इस वजह से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लग रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा है, देन ब्रोमीन इज गेटिंग अटैच्ड। यहाँ पर ब्रोमीन पहले अटैच हो गया, फिर रेडिकल बना, अब फिर रेडिकल 2 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हुआ। ठीक है, तो दोनों में बेसिकली मैकेनिज्म का डिफरेंस। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
सर यस, क्या डाउट है? सर ये रिएक्शन में सिर्फ HBr क्यों पार्टिसिपेट करता है, HCl क्यों नहीं करता पेरोक्साइड के प्रयास से? किसमें? ये परोक्साइड इफेक्ट, राइट? आपका क्वेश्चन ये है कि परोक्साइड इफेक्ट HCl क्यों नहीं शो करेगा जबकि HBr शो करता है, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। ओके, वी विल गेट टू दैट, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। ये सबने लिख लिया सर है? ये एम के प्रोडक्ट होगा, एम के प्रोडक्ट। दिस इज AMK, सॉरी, दिस इज एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, दिस इज एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको के हिसाब से तो यहाँ आना चाहिए था ब्रोमीन, इट इज एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। सबने लिख लिया है? ये लिख लिया होगा सबने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल, देन इथाइल फ्री रेडिकल, देन दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, then we have allyl and then benzyl। तो ये फ्री रेडिकल का ऑर्डर है। यहाँ कार्बोकेटाइन की जैसे ही एक्सेप्शनली स्टेबल होगा ऐसा नहीं है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इट डिपेंड्स ऑन प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन प्लस आई। तो सबसे पहले देखना है रेजोनेंस है या नहीं है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एकदम लास्ट में देखते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। यहाँ पे हमने एक अल्कीन ले लिए, इसमें हमने डाल दिया HBr एक बार, एंड वी गट HBr एंड peroxide। फिर हमने डाला HI एंड वी आर यूजिंग HI peroxide इन नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है? देन HCl एंड HCl peroxide। तो वी आर ट्राइंग टू चेक द इफेक्ट ऑफ peroxide ऑन ईच कंपाउंड। तो इसमें जब आप देखेंगे तो पहला तो कार्बोकेटाइन बेस्ड मैकेनिज्म है, मार्कोनिको प्रोडक्ट, तो यू विल गेट ब्रोमीन हियर। इसमें एंटी मार्कोनिको बनेगा, तो यहाँ ब्रोमीन आ गया, ठीक है? इसमें मार्कोनिको आयोडीन, अब सरप्राइजिंगली आयोडीन के केस में और HCl के केस में peroxide से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ सेम प्रोडक्ट आ रहा है सब जगह, मार्कोनिकोव। ये एंटी मार्कोनिकोव है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, मार्कोनिकोव, इवन विद पेरोक्साइड। तो यानी कि यहाँ मैकेनिज्म चेंज ही नहीं हुआ, देयर इज नो कार्बोकेटायन। यहाँ पर भी सॉरी देयर इज नो फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल बना ही नहीं, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली यहाँ भी कोई फ्री रेडिकल नहीं बन रहा, इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा। नाउ व्हाट इज द रीजन? peroxide effect, note, peroxide effect only works in case of HBr, not in HCl और HI। रीजन क्या है? HCl HBr में आप बॉन्ड तोड़ेंगे। लेट्स टॉक HCl फर्स्ट। HCl में जो आपका बॉन्ड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जो आप पेरोक्साइड डालेंगे, तो पेरोक्साइड से होमोलिटिक फिजन नहीं होगा, नो होमोलिटिक फिजन। तो इसका होमोलिटिक फिजन कराना आसान नहीं है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन कंपैरिजन टू HBr। HBr का बॉन्ड थोड़ा वीक है, तो यहाँ पे इजिली यू विल गेट ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, HI में भी इजी है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी कम है, यहाँ भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यू विल गेट आयोडीन फ्री रेडिकल। बट आयोडीन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, दिस इज लेस रिएक्टिव, और आई शुड से नॉन रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, एक और ऐसा आई मॉलिक्यूल ढूंढेगा एंड इट विल कन्वर्ट टू आयोडीन दैट विल इवेपोरेट आउट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो आयोडीन में फ्री रेडिकल बनता है, HCl में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से नहीं बनता, पेरोक्साइड की वजह से। HBr HI में फ्री रेडिकल बनेगा, Br फ्री रेडिकल रिएक्टिव है, दिस इज लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव है तो अपने आपस में इसने रिएक्शन कर ली, बस I2 बना लिया, ये डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक है, तो दिस विल गो आउट ऑफ सॉल्यूशन बाय फॉर्मिंग I2। इसको लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल एंड मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो आपका पेरोक्साइड इफेक्ट विल ओनली वर्क इन HBr, HCl HI में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये यहाँ क्लियर है आपको? peroxide effect will only work in HBr. HI में peroxide की प्रेजेंस हो नहीं हो, you will always get Marconi co-product. Same for HCl. Peroxide or without peroxide, you will get Marconi co-product. HCl में क्यों वर्क नहीं कर रहा? Because homolytic fusion यहाँ इजिली नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। HBr की प्रेजेंस में होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा, Br फ्री रेडिकल बनेगा, रिएक्शन भी होगी। आयोडीन में अगेन आइड फ्री रेडिकल बन रहा है जो कि बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है, सो इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, तो इट विल जस्ट कंबाइंड विद आई डॉट फ्री रेडिकल अगेन, तो I2 बन के रिएक्शन मिक्सचर से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट में और कोई डाउट है आपको? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है, ओके। नाउ सेकंड जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल बेस्ड रिएक्शन अल्कीन में, दैट इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मान लीजिए आपका इथीन है, इथीन में कोई अलाइलिक पोजीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको Cl2 से फ्री रेडिकल जनरेट करना है, तो बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि यहाँ जो फ्री रेडिकल है इट्स नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। sp2 कार्बन से आप होमोलिटिक फ्यूजन करा रहे हो, जो कि डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो आपका CH बॉन्ड होगा दैट विल बी पोलर, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसको बराबर बराबर ब्रेक करना दैट विल बी डिफिकल्ट। अब यहाँ से Cl फ्री रेडिकल जुड़ा, ठीक है, Cl फ्री रेडिकल that will give you CH2 double bond CHCl, विनाइल क्लोराइड। यही रिएक्शन अगर हमें एक कार्बन और बढ़ा दे, हम प्रोपीन में करानी हो, ठीक है, देन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स आर बिट लो। ये रिएक्शन मान लो 400 डिग्री के आसपास हो जाती है, ठीक है। रीजन क्या है? यहाँ पर जो आपका फ्री रेडिकल बनता है दैट इज एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के पास वाली पोजीशन जो है अलाइलिक पोजीशन। यहाँ पर जब फ्री रेडिकल बनेगा तो दैट फ्री रेडिकल कैन बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कम है, CH2 फ्री रेडिकल। तो यहाँ क्लोरीन आ गया दोबारा से, सो क्लोरीन फ्री रेडिकल, देन यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइलिक कार्बन था उससे एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर इन रिएक्शन में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। सिमिलरली Br2 का आप सब्स्टिट्यूशन भी करा सकते हैं, Br2 से भी। A better reagent in this case for bromination will be NBS, NBS and CCl4। CCl4 सॉल्वेंट है, यहाँ भी सॉल्वेंट CCl4 होगा अगर रिक्वायर्ड है तो। यहाँ पर फ्री रेडिकल ये क्या करेगा, NBS विल जनरेट ब्रोमीन फ्री रेडिकल एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। लो मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर, 400-500 नहीं, मे बी 50-60 या 100, ठीक है। तो NBS का काम क्या है कि जो हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा कम करना है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्पेशल रिएजेंट।
तो यहां पर भी अलाइलिक पोजीशन से यू विल गेट सब्स्टिट्यूशन, तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब NBS है क्या? NBS इज एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड, एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड। सक्सीनिक एसिड का डेरिवेटिव है। सक्सीनिक एसिड आपने फॉर्मूला याद होगा, दिस इज सक्सीनिक एसिड, दिस इज सक्सीनिक एसिड। इसी से रिलेटेड कंपाउंड है, सिमिलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है, नाइट्रोजन और ब्रोमीन। तो ये आपका NBS, एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड। ठीक है, तो इट इज समवट रिलेटेड टू सक्सीनिक एसिड। तो NBS अगर ले रहे हैं तो NBS विल गिव यू ब्रोमीन एट लो टेम्परेचर्स। यहां पर भी क्या होगा? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब भी आप अल्कीन में फ्री रेडिकल बनाएंगे, इफ यू हैव ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, तो हमेशा अलाइलिक पोजीशन से ही फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर NBS डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये अलाइलिक पोजीशन है, यहां से फ्री रेडिकल बनेगा, तो यू विल गेट CH3 CH फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए, जब भी आप फ्री रेडिकल बना रहे हैं तो इसमें रेजोनेंस फॉर्म इसका जरूर बनाइएगा। तो इसका एक रेजोनेंस फॉर्म हो सकता है CH3, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, CH डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल। अब इन दोनों फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है। स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे फ्री रेडिकल की? तो रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर आप देख लीजिए फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन कितनी है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो यहाँ देखिए फ्री रेडिकल के पास वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो जो ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा उससे आपका प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी माइनर। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं इसमें।
देखिए अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में एक आपको ध्यान रखना है रिएक्शन में, पहले आपको अलाइलिक पोजीशन जितनी भी है उन सब से एक फ्री रेडिकल बनाना है एंड देन मेक ऑल द रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ दिस फ्री रेडिकल्स, और उन सब में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा दैट विल गिव यू मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास एक ही अलाइलिक पोजीशन थी और एक ही रेजोनेंस फॉर्म बन रही है, तो वी हैव टोटल 2 फ्री रेडिकल्स जिसमें से मोस्ट स्टेबल पहले वाला है। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपके पास 3 फ्री रेडिकल बने, 4 बने, तो उन सबकी आपको रेजोनेंस फॉर्म भी बनानी है। देन यू हैव टू डिसाइड कि सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, दैट विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। ये सबने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन।
देखिए इस क्वेश्चन में वी हैव 3 डिफरेंट अलाइलिक पोजीशंस। ठीक है, 3 अलाइलिक पोजीशन है, तीनों से आपका फ्री रेडिकल बन सकता है। तो फ्री रेडिकल बना लेते हैं पहले। एंड दिस फ्री रेडिकल CH2। ठीक है, अब सबकी एक रेजोनेंस फॉर्म होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसके लिए आपका रेडिकल यहाँ पर आ गया CH3 एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड रेडिकल, यहाँ रेजोनेंस करवाइए तो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर एंड यू विल गेट ए रेडिकल। अब देखिए सबसे स्टेबल कौन सा रेडिकल है वो चेक करना है हमें, अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो माइनर, अगर सारे प्रोडक्ट पूछे हैं तो जितने फ्री रेडिकल है उतने प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितनी है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है तो ये तो sp2 कार्बन है, यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये sp3 कार्बन है, वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन हियर। यहाँ पर ये वाला कार्बन अल्फा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, इसके लिए वी हैव 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर दिस वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये कंपाउंड है हमारा, ये वाला फ्री रेडिकल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इसी से बन रहा होगा। तो देखिए अगर आप सिर्फ अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देते तो इन तीनों पोजीशन में से कहीं लगाते, बट एक्चुअल में जो ब्रोमीन आ रहा है वो CH3 के पास में आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, इस रेडिकल के रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना हमेशा बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल है वहां से आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए।
ये एग्जांपल सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now let's see effect of heating on acids. यहाँ आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल इसके बारे में हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। फॉर्मिक एसिड को अगर आप हीट करते हैं तो यू विल गेट CO प्लस H2O। यहीं पे आप अगर ऑक्सैलिक एसिड को हीट कर रहे हैं तो विल गेट CO प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, यहीं पर एक कार्बन और बढ़ा दें अगर हम, मेलोनिक एसिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड को जब आप हीट करेंगे तो यू विल नॉट गेट एनहाइड्राइड, व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। सो वन ऑफ द कार्बन विल गो विथ CO2, तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा, प्लस यू विल गेट एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मेलोनिक एसिड या इसका कोई डेरिवेटिव हो, या हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दो, या कोई R ग्रुप लगा दें, एक ही बात है। मेलोनिक एसिड होगा या कोई भी डेरिवेटिव मेलोनिक एसिड का होगा, तो हीटिंग करने पर दिस विल नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड, इट विल डू डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, लेकिन एक कार्बन आप और बढ़ा दीजिए, देन एनहाइड्राइड फॉर्मेशन विल हैपन। सक्सिनिक एसिड विल फॉर्म एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली हमने। नाउ लेट्स से इफ यू हैव अल्फा कार्बन, दे बीटा कार्बन है, इफ यू हैव अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड को आप हीट करेंगे, अगेन डीकार्बोक्सिलेशन विल हैपन, नॉट डीकार्बोक्सिलेशन एक्चुअली, अल्फा कीटो एसिड में यहां से आपके पास दिस CO ग्रुप विल गो आउट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CO प्लस CH3COH। अगर यहीं पर आपके पास बीटा कीटो एसिड है, अल्फा एंड बीटा, देन ऑन हीटिंग यहां से क्या चला जाएगा, CO2, तो CO2 प्लस यू विल गेट कीटोन। ठीक है, if you have alpha, beta and gamma, beta gamma unsaturated acid, beta gamma unsaturated acid, इसको अगर आप हीट कर रहे हैं तो दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट। ठीक है, एंड दिस CO2 विल गो आउट, यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा, तो यू विल गेट CO2 प्लस डबल बॉन्ड इस कारण पे आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ तो डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से आपको पता नहीं चलेगा, बट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये भी क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 चला गया, प्लस ये बॉन्ड वापस से यहाँ आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की बजाय डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे यहाँ आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स हैं जिनका हीटिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, हीट करने पर क्या होगा। इसको एक बार लिख लीजिए आप।
ये लिख लिया है क्या सबने? यस सर। ओके, नाउ लेट्स सी substitution in alcohols using halogen acids. कोई भी एक अल्कोहल ले लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर जो OH है इट इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो Cl माइनस लेने से इसको हटा नहीं सकते हम, तो पहले हमने HCl डाला है। HCl डालने से क्या होगा, H प्लस यहाँ है, यहाँ पे इसने बनाया OH2 प्लस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस टाइप की रिएक्शन हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में देख चुके हैं। यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन अगर रीअरेंज हो सकता है तो दैट विल हैपन, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा Cl माइनस, एंड दिस Cl माइनस विल मेक ए बॉन्ड विद कार्बोकेटायन, ठीक है। तो यहाँ पे OH को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से, यूजिंग हैलोजन एसिड। अब यहीं पर अगर हम हीट करें तो एलिमिनेशन कैन ऑल्सो हैपन। यहाँ पर आप HCl के साथ हीट करने लग जाइए, ठीक है, तो H प्लस यहाँ बन गया आपका OH2 प्लस, ठीक है। माइनस H2O, अगर यहाँ हीट कर रहे हैं तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस। कार्बोकेटायन को हीट करते हैं तो H प्लस निकल सकता है, ठीक है, तो विल गेट अल्कीन। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अल्कीन की फिर से HCl से रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट अगर HCl को हम किसी तरीके से यहाँ रिमूव कर दें तो यू कैन गेट अल्कीन ऑल्सो। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि यहाँ पर हमने HCl लिया है, तो दिस H plus will go here, OH2 plus minus H2O, कार्बोकेटायन Cl minus, तो OH can be replaced with Cl, HBr भी ले सकते हैं, यहाँ पे HI भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिहाइड्रेशन में हमने H2SO4 लिया था। H2SO4 लेने का रीजन क्या था कि H2SO4 में जो सल्फेट आयन है दैट इज नॉट ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो जल्दी से सल्फेट ऐड नहीं होता है। लेकिन यहाँ HCl है, HCl तुरंत अल्कीन से ऐड हो सकता है, तो HCl इज नॉट ए ऑप्टिमम चॉइस हियर। यहाँ पे HCl से बेटर चॉइस है H2SO4, क्योंकि सल्फेट वहां पर न्यूक्लियोफाइल बेटर नहीं है, ठीक है, तो सल्फेट का एडिशन यहाँ पर इजिली नहीं होगा अल्कीन पे, तो इसलिए हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में HCl की जगह H2SO4 लिया था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, HCl can again react with alkene, that's why we were taking H2SO4।
ये लिख लिया है क्या सबने? हो गया है क्या? यस सर। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में हमें इतना ही पढ़ना है। दैट कंक्लूड्स आवर चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एंड स्टार्ट डूइंग असाइनमेंट्स फॉर दिस हाइड्रोकार्बन चैप्टर।